ऑफ अवर जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज। चीजें हैं जो बायो में यूज होती है, उस टाइम पे ये नहीं चलता था, ऐसा कुछ नहीं है। देयर वाज स्पेसिफिक फिर रिंकल्ड हो सकता है कैरेक्टर लिया जाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप है कैपिटल वो डॉमर्ज भी नहीं हो जाते, एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं करते। Hey y'all, this is Palak Nanak studying MBBS and welcome to my YouTube channel. आज हम लोग कंटिन्यू करने वाले जेनेटिक्स के साथ। सो बेसिकली दिस इज द पार्ट 2 ऑफ अवर जेनेटिक्स लेक्चर सीरीज। हम लोग अभी शुरू जो कर रहे हैं वो मेंडेलियन एंड पोस्ट मेंडेलियन एरा से, यानी कि अभी इनिशियली थोड़ा हिस्ट्री वाला पार्ट आएगा। तो मैं पहले ही आपको बोल देती हूँ कि हिस्ट्री वाला पार्ट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि जेनेटिक्स में बहुत कुछ है पूछने के लिए, तो चांसेस कम है कि कोई हिस्ट्री पूछेगा। लेकिन स्टिल अगर आपका ऑलरेडी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा स्कोर करना है तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। जहाँ जहाँ पर ऐसा होगा कि ये चीज़ याद रखनी है वो मैं आपको बोलूँगी, बाकी सब एक बार पढ़ना ज़रूर, छोड़ना नहीं है हमें, ठीक है। तो एरा के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से एरा है। प्री मेंडेलियन मतलब मेंडल भाई साहब थे उसके पहले, जब तक मेंडल भाई साहब जिंदा थे तब तक, और जब वो मर गए उसके बाद। तो प्री मेंडेलियन, मेंडेलियन और पोस्ट मेंडेलियन। तो हम लोग चालू करेंगे मेंडेलियन से। क्यों मेंडेलियन से चालू करेंगे, क्यों प्री मेंडेलियन से नहीं करेंगे? क्योंकि सीधी सी बात है यार, वो जब नहीं था तब तक तो कुछ पता ही नहीं था हम लोगों को जेनेटिक्स के बारे में, तो तब तक तो जीरो इन्फॉर्मेशन। तो हम चालू मेंडेलियन से करेंगे। तो उनके जन्म से लेकर के मरण तक हम सब कुछ देखने वाले हैं कि क्या क्या था। कब बॉर्न हुए थे वो? 22 जुलाई 1822 में। किस पे काम किया था उन्होंने? जेनेटिक्स तो करी थी, पर काम किस पे किया था? उन्होंने पी प्लांट पे काम किया था। किस पे? ये इंपॉर्टेंट है, पाइसम सटाइवम। इस पे काम किया था 7 इयर्स तक। कब तक? ये भी इंपॉर्टेंट है, जो जो इंपॉर्टेंट है उसको मार्क करते जाओ कि ये तो नहीं छोड़ना है। 7 इयर्स तक। कब से? 1856 से लेकर के 1863 तक उन्होंने काम किया था, पाइसम सटाइवम तक। स्पॉइलर अलर्ट, इन लोगों का जो, इन भाई साहब का जो काम है वो बिल्कुल भी कंसिडर नहीं किया था जब तक वो जिंदा थे, तब तक बिल्कुल उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी थी। प्रपोज्ड, उन्होंने जो ये काम किया था उसको किसी एक उसमें लिखा था। अच्छा ठीक है, पहले तो ये प्रपोज्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सब जो इन्होंने प्रपोज किया था, ये इन्होंने एक जर्नल में, एक पेपर में पब्लिश किया था सबको। तो वो पेपर का टाइटल क्या था? एक्सपेरिमेंट्स ऑन प्लांट हाइब्रिडाइजेशन। जो जर्नल का नाम था एनुअल हिस्ट्री ऑफ नेचुरल सोसाइटी इन ब्रन। तो ये दो चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और उसमें से भी ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पी प्लांट, पाइसम सटाइवम 7 इयर्स 56 से 63 तक। तो कब मरे थे? 1882 में, ठीक है। हमने जब तक वो पैदा हुए थे तब से मरे तक हम लोगों को पढ़ना है कि क्या क्या उन्होंने किया। तो जब वो जिंदा थे उन्होंने पी प्लांट पे काम किया, उन्होंने लॉ ऑफ इनहेरिटेंस निकाला, उन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑफ प्लांट हाइब्रिडाइजेशन नामक एक उसमें पब्लिश किया पेपर में, और वो जर्नल में लिखा गया। ये एक जर्मन जर्नल है, पर फिर भी लोगों ने इस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया। क्यों? ऐसा क्या हुआ जो मेंडल का फेलियर हो गया? तो ये 3 पॉइंट है जो बता रहा है कि क्यों मेंडल का फेलियर हुआ। सबसे पहला, लिमिटेड सर्कुलेशन। ये जो पेपर है वो ज़्यादातर लोगों को पहुंच ही नहीं पाया, है ना पहुंचेगा ना लोगों को इस बारे में नॉलेज होगी। दूसरा कि इन भाई साहब ने बायोलॉजी के साथ यूज़ किया स्टैटिस्टिकल एंड मैथमेटिकल चीज़ें। तो अब ऐसे उस टाइम पे ये सब इतना नहीं होता था। अभी तो हमको पता है जेनेटिक्स या बायोटेक ये सब अलग अलग चीज़ें हैं जो बायो में यूज़ होती है। उस टाइम पे ये नहीं चलता था। इतनी पुरानी भाई 1882 में तो वो मर गए थे, तो वो भी बहुत पुराना है। तो उस टाइम पर क्या ना, ये सब चीज़ें नहीं चलती थी, ये सिर्फ बायो अलग होता था, उसमें आप मैथ और स्टैटिस्टिक्स घुसाओगे तो फिर वो नहीं चलेगा। लेकिन इन्होंने घुसाया तो वो लोगों को एक्सेप्टेबल नहीं लगा। इतनी अचानक से इतना बड़ा चेंज लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाए।
तीसरा, दो और चीज़ों में उन लोग ने ये सेम एक्सपेरिमेंट किए जो उन्होंने पी प्लांट में किए, पर उसमें यही सेम चीज़ काम ही नहीं करी। बीन्स और हॉक्सीड, ये दो ऐसे प्लांट्स थे जिसके ऊपर वही सेम एक्सपेरिमेंट्स किए थे जो मेंडल ने किए थे पी प्लांट पे, पर इसने वो वाला रिस्पॉन्स नहीं किया जो पी प्लांट ने किया था। पर हम लोग अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम चाहते हैं सब में सेम हो, अगर सब में सेम नहीं होगा इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो इसमें भी ट्राई किया, दो और जगह पे ट्राई किया पर नहीं काम किया, तो फिर इसका मतलब इसको अभी कंसिडर नहीं किया कि ये बकवास कर रहे हैं, इसको जाने दो। किस दो पे किया था? बीन्स जिसको बोलते हैं लैब, और दूसरा किया था हॉक सीड्स जिसको बोलते हैं हाइरेशियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब जब मैं बोल रही हूँ कि उसके काम को कंसीडर ही नहीं किया था, तो फिर अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं? कुछ तो ऐसा हुआ होगा ना कि वापस मेंडल उठ के आया, उसके मरने के बाद वापस वो उठ के आया। मरने के बाद यानी कब आया था वो? 1900 में। वो 82 में तो ऑलरेडी मर चुका है, अब 1900 में उसका काम वापस आया। 3 इंसान थे, एक काक कॉरेंस, शेकरमार्क, जो भी आप बोलो, और ह्यूगो डिवेरिस। तीनों अलग अलग जगह से थे, उन्होंने सेम चीज़ करी और फिर उसके बाद वो मतलब सेम चीज़ मतलब वही चीज़ करी जो इन्होंने करी। क्या प्रपोज किया? ह्यूगो डिवेरिस ने प्रपोज किया था यही सेम स्टडी 1901 में फ्लोरा मैगजीन के अंदर, और क्या इन लोग ने फाइंड किया? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तीनों अलग अलग जगह से हैं और अलग अलग जगह से सेम टाइम पे इन्होंने यही सेम स्टडी की, और तब वापस आया मेंडेलियन की स्टडी, क्योंकि इनकी स्टडी इससे मैच हो रही थी। कौन कौन है? काक कॉरेंस जो जर्मन के हैं, शेकरमार्क ऑस्ट्रिया, ह्यूगो डिवेरिस हॉलैंड के, एच ऐसे याद रख सकते हो। और ये देखो सी और जी, सी और सी में अगर ऐसा ऐड कर दो तो जी हो जाएगा, और टी ए ऐसे याद रख लो, ये एक्स्ट्रा टी है। सी में जी ऐड कर लो और एच तो सेम ही है, ह्यूगो डिवेरिस और हॉलैंड। तो फ्लोरा मैगजीन में 1901 में ह्यूगो डिवेरिस ने खाली ये पब्लिश किया था जो उसने स्टडी की थी। तब पता चला कि मेंडल जो भाई साहब बोल रहे थे वो तो सच था, पर अब तक तो बहुत देर हो चुकी है, वो तो मर चुका है ना अभी। तो इस वजह से मेंडल को आज तक टीचर ऑफ टीचर्स बोलते हैं, क्योंकि तब जब उसने बहुत कुछ स्टडी किया था। बीइंग ऑनेस्ट, तुम्हारे लिए बहुत कुछ बेसिक्स जो जेनेटिक्स का है ना, वो मेंडल का ही पढ़ाया हुआ है। वो इनफ उसने पढ़ रखा है कि तुम्हारा बेसिक उस पूरा का पूरा जेनेटिक्स का वही हो, इवन बेसिक से थोड़ा ज़्यादा भी, इसलिए उसको बोलते हैं टीचर ऑफ टीचर्स, ठीक है। तो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं। मेंडल को टीचर ऑफ टीचर्स इसलिए भी बोलते थे क्योंकि शायद उसको टीचर बनना था या वो ऑलरेडी टीचर था, ऐसा कुछ था। वो एक बार देख लेना, इतना मुझे क्लियर याद नहीं है, पर हाँ इसलिए उसको बोलते थे। चलो नेक्स्ट में बढ़ते हैं कि वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। ऐसा क्या कारण था कि उसने पी प्लांट सिलेक्ट किया? क्या वो दिखने में सुंदर था, या उसके पास बहुत सारे थे, या उसके पास नहीं थे उसको खरीदने थे? ऐसा कुछ नहीं है। देयर वर स्पेसिफिक रीजंस वाई मेंडल सिलेक्टेड पी प्लांट। उसमें से सबसे पहला रीज़न क्या था? उसकी लाइफ स्पैन, छोटी सी लाइफ स्पैन है उसकी। कितने महीने की? 3 से 4 महीने की इसकी लाइफ स्पैन है। सिंपल सी बात, 3 से 4 महीने की लाइफ स्पैन है। अगर उसको कोई स्टडी करनी है तो उसने पेरेंट जनरेशन में से लेकर के F1 जनरेशन तक उसको सिर्फ 3 या 4 महीने तक वेट करना पड़ेगा, अनलाइक अदर प्लांट्स जिसको बहुत महीनों बहुत सालों लग जाते हैं। इतना वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत बढ़िया, इसलिए पी प्लांट सिलेक्ट कर लिया। दूसरा, एक बार अगर आप मेट करो तो न्यूमरस नंबर ऑफ सीड्स आर प्रोड्यूस। एक बार मेटिंग करने से ही इतने ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी स्टडी इजी हो जाती है। नंबर ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आप पढ़ पाओगे कि अगर एक पेरेंटल जनरेशन से F1 जनरेशन हो रहा है, तो अगर आप F1 जनरेशन में बहुत सारी सीड्स आ रही है तो इसका मतलब आपकी स्टडी ज़्यादा एक्यूरेट या ज़्यादा प्रिसाइज होगी, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स किए ना। अगर एक से एक ही आता तो आपको हो सकता था कि कुछ और भी आ सकता है, प्रोबेबिलिटी चांस देखने के लिए, तो इसलिए ज़्यादा नंबर ऑफ सीड्स तो ज़्यादा बेनिफिट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट के टाइम पे। तीसरा पॉइंट,
डिस्टिंक्ट, ऑल्टरनेटिंग और कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, यानी कि पी प्लांट के अंदर अच्छे से कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स दिखते हैं, जैसे कि प्लांट की हाइट या तो एकदम टॉल या तो एकदम शॉर्ट, देखने में पता चल जाएगा उसकी ट्रेट। लेकिन अगर वो मीडियम हाइटेड भी होता है, ऐसे होते हैं ना बहुत सारे प्लांट्स, हम ह्यूमन बींग्स भी सबकी या तो टॉल या तो शॉर्ट थोड़ी होती है, बहुत सारी वेरियस हाइट्स प्रेजेंट होती है। पर पी प्लांट में सिंपल टॉल शॉर्ट, या फिर अगर फ्लावर का कलर देखो या तो वायलेट या तो वाइट, सिंपल। तुम लोगों को पता ही चल रहा है कि दोनों का कलर डिफ्रेंसिएशन, दोनों का कैरेक्टर का डिफ्रेंसिएशन, ट्रेट का डिफ्रेंसिएशन तो ईजी था पहचानने में। चौथा पॉइंट कि वो बाइसेक्सुअल फ्लावर है। बाइसेक्सुअल फ्लावर है तो उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है कि नहीं? ऑब्वियसली बाइसेक्सुअल है तो हो ही सकता है ना। इसके साथ साथ हम क्रॉस पॉलिनेशन भी करवा सकते हैं। ओ बाप रे, बाइसेक्सुअल फ्लावर में क्रॉस पॉलिनेशन कैसा? इसमें तो मेल फीमेल साथ में है, वो हम कराएंगे इमैस्कुलेशन से, जिसकी डिटेल में अभी नहीं पढ़ाऊंगी, जो पढ़ाया जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अगर आपको नहीं पता तो मैं इतना समझा देती हूँ सिर्फ कि मेल और फीमेल को थोड़ा बहुत अलग किया जाता है, वो तरीका होता है अलग करने का कि भाई ताकि के वो जो मेल का, देखो सेम फ्लावर है ना, उसका मेल का जो एंथर है वो पोलन तुरंत ओवरी पे नहीं गिरा दे, ओव्यूल पे नहीं गिरा दे, एंथर को अलग उसी फ्लावर में अलग से रैप कर दिया जाता है और ओव्यूल को रैप कर दिया, मतलब वैसे समझ रहे हो ना, जैसे अलग अलग उसी फ्लावर में कर दिया जाता है। तो उससे हम क्रॉस पॉलिनेशन कर सकते हैं। बाद में हम किसी और फ्लावर का एंथर में से वो पोलन लेके इस वाले ओव्यूल के अंदर डाल देते हैं, ताकि उसका जो पोलन है वो इसमें आए, लेकिन इसके जो पोलन है वो तो हमने रैप करके रखे, वो इसमें नहीं जाएंगे। अब समझ में आ रहा है क्या है कि इस वाला फ्लावर का पोलन हम इसमें नहीं जाने देंगे, दूसरे वाले का हम लाके इसमें डाल देंगे। इतना सिंपल समझो अभी। फिर लास्ट पॉइंट, प्योर लाइन और ट्रू ब्रीडिंग ट्रेट्स प्रेजेंट, यानी कि प्योर लाइन प्रेजेंट है, जैसे कैपिटल टी टॉल हाइट, और उसको हम लोग ब्रीड करेंगे तो उसका बच्चा भी कैपिटल टी आएगा, तो ये प्योर लाइन ट्रेट्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब मेंडल ने 7 कैरेक्टर पे काम किया था। 7 कैरेक्टर, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था अगर कैरेक्टर 7 है तो उसके ट्रेट्स कितने होंगे? मल्टीप्लाई बाय 2, 14 वेराइटीज या 7 पेयर ऑफ वेराइटीज पे काम किया था उसने। और पी प्लांट का 2n = 14 होता है, तो 7 7 14 14, इतना मिक्स मत करना, ये याद रखना। अब हम हर एक कैरेक्टर को पढ़ेंगे कि क्या क्या 7 कैरेक्टर उसने चूज किए थे, उसका डोमिनेंट वाला पार्ट क्या है ट्रेट, और रेसेसिव वाला ट्रेट क्या है, और वो वाला जो ट्रेट है वो कौन से क्रोमोसोम नंबर पे प्रेजेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ क्या, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। सबसे पहले हम शेप करेंगे, फिर कलर करेंगे सब चीज़ का। सबसे पहले सीड शेप, सीड कलर। फ्लावर का शेप तो नहीं होता ना, मतलब वो क्या होता है, तो फ्लावर कलर। फिर पॉड, पॉड शेप, पॉड कलर। फिर फ्लावर पोजीशन और स्टेम हाइट, ये 2 एक्स्ट्रा है। हाइट तो हम लोग इतने टाइम से पढ़ ही रहे, एक एडिशनली फ्लावर पोजीशन याद करें। इसको सीरीज में करना, क्योंकि क्रोमोसोम नंबर में आपको सीरीज में लर्न करवाऊंगी, ये नहीं करवाऊंगी कि किसका कौन सा है। तो बस टेबल बनाओ फटाफट। बनाई के टाइम चाहिए। चलो बढ़े आगे। सीड का शेप या तो राउंड हो सकता है या फिर रिंकल्ड हो सकता है। राउंड मतलब प्रॉपर राउंड, रिंकल मतलब ऐसे फुर से, समझ रहे हो ना, ऐसा चप सिकुड़ा हुआ, हाँ ये बराबर वर्ड है। सीड का कलर, होल्ड पे रखो मैं बताती हूँ। फ्लावर का कलर मैंने अभी बोला या तो वायलेट हो सकता है डोमिनेंट, या तो वाइट हो सकता है रेसेसिव।
पॉड का शेप, जैसे सीड का शेप था वैसे पॉड का शेप, सीड राउंड था मतलब फूला हुआ, पॉड शेप तो इन्फ्लेटेड, और ये रिंकल था तो ये कंस्ट्रिक्टेड। ठीक है। पॉड कलर देखो, सीड कलर और पॉड कलर में डिफरेंस ये है कि दोनों के डोमिनेंट और रेसेसिव उलट पुलट है। यानी सीड कलर का जो डोमिनेंट है दैट इज येलो और रेसेसिव इज ग्रीन। इसमें अपोजिट है, ये ग्रीन है और ये येलो है। ये आप कैसे याद रखोगे, हम लोग जब डाइहाइब्रिड क्रॉस अभी करेंगे थोड़ी देर में, तो हम लोग कैपिटल वाई स्मॉल वाई करते हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी नहीं करते सीड के कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमारा डोमिनेंट वाई है, येलो है, तो उससे आपको ये पता चलेगा कि सीड का डोमिनेंट वाई है। तो सीड का डोमिनेंट वाई है तो पॉड का डोमिनेंट क्या होगा, उसका अपोजिट यानी ग्रीन। ऐसे याद करना, जो डाइहाइब्रिड क्रॉस है ना उसमें हम लोग सीड का कलर कंसिडर करते हैं, तो तब हम लोग जेनेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं वो कैपिटल वाई या फिर स्मॉल वाई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्योंकि हम बता रहे हैं कि कैपिटल वाई है तो येलो सीड है, स्मॉल वाई है तो रेसेसिव यानी ग्रीन सीड है, तो इसलिए वाई से रिप्रेजेंट करेंगे तो इसलिए वो डोमिनेंट है सीड कलर। पॉड कलर का उसका अपोजिट कर देना। फ्लावर पोजीशन, अगर एक्सियल पोजीशन पे फ्लावर है तो वो डोमिनेंट है, और अगर टर्मिनल पोजीशन पे फ्लावर है तो वो क्या है, रेसेसिव है। ठीक है। स्टेम हाइट तो ये हमें पता है, ये टॉल जो है वो डोमिनेंट है और ड्वार्फ जो है वो रेसेसिव है, हमने लास्ट लेक्चर में ये किया ही था। ठीक है। एक्सियल और टर्मिनल पोजीशन का मतलब तुम समझ पा रहे हो, अगर ये लीफ है और अगर फ्लावर की पोजीशन अगर इधर होगी तो ये एक्सियल है और इधर होगी तो टर्मिनल है ना। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर पे, तो उसको आप ऐसे याद रख लो 711 711 4544 सीरीज में याद रखो। 711 सारे एक जैसे ही दिख रहे, 711 इसको 7 कर दो, 711 4544। ठीक है। अब देखो ये जो 7 कैरेक्टर है वो प्रेजेंट कितने क्रोमोसोम पे, एक 7, एक 1, एक 5, एक 4, 4 क्रोमोसोम पे कितने कैरेक्टर प्रेजेंट है, 7 कैरेक्टर। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं, 4 क्रोमोसोम पे 7 कैरेक्टर्स प्रेजेंट है। यही बात किसने बताई थी, ब्लिक्स्ट ने। जो मैंने बताई आपको यही बात किसने बताई थी, ब्लिक्स्ट ने। ठीक है, इतना लिखो फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमने जो कैरेक्टर्स पढ़े उसके अंदर जो था सीड शेप था कि नहीं था, था। तो वो डोमिनेंट क्या था, डोमिनेंट था राउंड और रेसेसिव था रिंकल्ड। ये पूछते हैं कि ऐसी क्या कैरेक्टरिस्टिक है उस राउंड सीड में जो वो उसको राउंड बनाती है, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक है SBE, जो कि डोमिनेंट यानी राउंड सीड में प्रेजेंट होता है, और SBE रिंकल्ड सीड में क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो देखो जो राउंड सीड है, डोमिनेंट वाली पी प्लांट वैरायटी है, उसके अंदर होता है SBE यानी कि स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम, जो कन्वर्ट करता है शुगर को स्टार्च में। इसीलिए जो हमारी सीड होती है वो राउंड हो जाती है। अब ये अगर SB ही नहीं होगा तो शुगर स्टार्च में कन्वर्ट नहीं होगा और राउंड नहीं होगी। ठीक है, ये छोटी सी बात थी, वो लिख दो ऐसा नोट। अब हम चालू करते हैं मेंडेलियन के उसके साथ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। सिंपल, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, नहीं है मतलब करना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है वो इधर नहीं बताती, मैं आपको इधर बताती हूँ। मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखो हम ऑलरेडी कर चुके, कुछ भी नया नहीं है। कैपिटल टी को क्रॉस किया हमने, स्मॉल टी सिर्फ एक ही कैरेक्टर लिया, क्या, एक कैरेक्टर लिया हमने, इसलिए उसको मोनोहाइब्रिड बोलते हैं। तो ये क्या है, पेरेंटल जनरेशन। ठीक है, इसका जो F1 जनरेशन आएगा वो क्या होगा, कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे सारे। इसी की नेक्स्ट जनरेशन में सेल्फिंग करवा दी,
मतलब इसी के साथ क्रॉस करा दिया, कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ। तो अब क्या आएगा, यूनिट स्क्वायर बनाओ या फिर फॉक लाइन मेथड से करो, आपको जैसे सही लगे। कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, तो क्या होगा इधर कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। समझे? कोई तकलीफ नहीं, कोई तकलीफ नहीं। तो क्या आया, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। इसमें से ये क्या होगा, होमोजाइगस, होमोजाइगस है, हाँ है क्योंकि सेम है। डोमिनेंट, ये सब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता चुकी हूँ। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये दोनों क्या है, होमोजाइगस है कि हीटेरोजाइगस है, क्योंकि दो अलग अलग टाइप है कैपिटल टी और स्मॉल टी, तो ये क्या है, हीटेरोजाइगस। और ये कैसे होंगे, डोमिनेंट होंगे कि रेसेसिव, डोमिनेंट होंगे। ये क्या है, होमोजाइगस है कि हीटेरोजाइगस, होमोजाइगस है। डोमिनेंट है कि रेसेसिव, स्मॉल टी क्या होता है, रेसेसिव। तो अब मैं इसका अगर फिनोटाइप बनाऊं, फिनोटाइप क्या होता है, अगेन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। फिनोटाइप वो जो हमको बाहर से दिख रहा है, जैसे कि हमको दिख रहा है या तो ये टॉल है या तो ये शॉर्ट, तो इसका फिनोटाइप क्या होगा कि तीन जो प्लांट है वो टॉल है और एक प्लांट है वो शॉर्ट है, तो इसका फिनोटाइप होगा 3 टॉल इज टू 1 शॉर्ट, 3:1 इसका फिनोटाइप होगा। सिंपल, कुछ भी हार्ड नहीं है। तीन जो है वो टॉल है, भले ही कुछ भी जीनोटाइप हो, 3 टॉल है और एक शॉर्ट है। जीनोटाइप क्या होगा, एक होमोजाइगस डोमिनेंट, 2 हीटेरोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रेसेसिव, 2:1:2। ठीक है, ये है हमारा क्या है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। इधर नहीं रखना। अब मैं आपको बोलती हूँ कि आप नंबर ऑफ गैमेट्स कैसे कैलकुलेट करोगे। चलो इसमें कैलकुलेट करके बताओ। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल डी। चलो इसके अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स कैलकुलेट करने, तो आप कैसे करोगे, नहीं आएगा क्योंकि मैंने बताया नहीं है। सुनो, नंबर ऑफ गैमेट्स, इसका सिर्फ एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला भी नहीं है, सिर्फ इज इक्वल टू 2 to the power n, वेयर n इज इक्वल टू हीटेरोजाइगस। यानी कि ये जो कैपिटल स्मॉल है, कैपिटल सी स्मॉल सी, ये आएंगे। तो 2 to the power इसमें क्या होगा, ऐसे 2 है तो 4। नंबर ऑफ गैमेट्स इसमें कितने बनेंगे, 4 गैमेट्स बनेंगे, इतना याद रखना। जब मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया तब करने से कुछ तो उसने कंक्लूजन निकाला होगा ना, कुछ तो उसका रिजल्ट आया होगा। तो उसका रिजल्ट ये 3 चीज़ आई, 3 पॉस्टुलेट्स निकाले मेंडल ने। सबसे पहला पॉस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर, दूसरा पॉस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तीसरा पॉस्टुलेट था प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। ये सब क्या है, तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मेंडल को एलीन और जीन के बारे में उतना नहीं बताया था। उसने क्या बोला था, यूनिट फैक्टर होता है। तो कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, जैसे कि हमने अभी किया मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, सेल्फिंग कराई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हमने किया। ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया। तो इसमें क्या बताया इसने, कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। उसके हिसाब से, मेंडल के हिसाब से, ये एक यूनिट फैक्टर है, ये एक यूनिट फैक्टर है। अगेन दो टर्मिनोलॉजी साथ आ रही है, एक तो यूनिट फैक्टर और एक कैरेक्टर। मैंने आपको दोनों चीज लास्ट क्लास में बनाई थी। कैरेक्टर यानी स्टेम की हाइट, और ट्रेट यानी या तो वो टॉल हो सकता है तो शॉर्ट हो सकता है। तो एक जो कैरेक्टर है, ये स्टेम की हाइट, वो कौन कंट्रोल कर रहा है, 2 यूनिट फैक्टर, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये पहला पॉस्टुलेट था जो मेंडल ने बताया। दूसरा पॉस्टुलेट इज प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। डोमिनेंट क्या चीज होती है, जो अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हीटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करे, वो डोमिनेंट है। तो जब 2 सेम यूनिट फैक्टर साथ में आएंगे तब एक्सप्रेस होगा।
जब दो अलग अलग यूनिट फैक्टर साथ में आएंगे तभी भी यही जीन एक्सप्रेस होगा, तो वो डोमिनेंट जीन है। व्हेन टू पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर आर प्रेजेंट टुगेदर इन F1 जनरेशन, चलो F1 की बात कर रहे हैं, तो ये दो पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर है वो साथ में प्रेजेंट है F1 जनरेशन में। ओनली वन फैक्टर एक्सप्रेस देमसेल्फ, इसमें से एक ही फैक्टर एक्सप्रेस कर पाएगा, यानी टॉल वाला, विच इज नोन एज डोमिनेंट फैक्टर। और जो एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा वो क्या होगा, रेसेसिव फैक्टर। अनदर फैक्टर unable to express in the presence of dominant factor is known as recessive factor। समझे? सॉरी। जो फैक्टर अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस कर पा रहा है वो डोमिनेंट फैक्टर, उसी को डिटेल में लिखा है। वापस, टू पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर, दो पेयर है, व्हेन अ पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, ठीक है, सॉरी, वन पेयर, yeah, when two unit factor are present together in F1 generation, only one factor express themselves is known as dominant factor. Another factor which is unable to express itself in the presence of dominant factor is known as recessive factor. अब ये universally truth postulate नहीं है, इसके दो exception है। वो क्या क्या है? इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ी आगे जाके, अभी के लिए ये याद रख लो, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस। ये क्या है? तो देखो, एक है रेड फ्लावर, एक है वाइट फ्लावर। रेड मान लो डोमिनेंट है और वाइट मान लो रेसेसिव है। इन दोनों का क्रॉस कराएंगे तो कौन सा फ्लावर आना चाहिए? रेड आना चाहिए? नहीं, इसमें पिंक फ्लावर आता है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो हुई, तो एक्सेप्शन। दूसरा, ABO ब्लड ग्रुपिंग, A जो होता है वो डोमिनेंट होता है, B जो हमारे अंदर ही होता है, B ब्लड ग्रुप जो लोगों का होता है, V जो होता है वो डोमिनेंट होता है, O जो होता है वो रेसेसिव होता है। जिसके अंदर A और O है वो A ब्लड ग्रुप शो करेंगे, जिसके अंदर B और O है वो B ब्लड ग्रुप शो करेंगे, जिसके अंदर सिर्फ 2 O है वो 2 O ब्लड ग्रुप शो करेंगे, जिसके अंदर AB है वो दोनों AB शो करेंगे। तो ये तो दोनों डोमिनेंट एक साथ शो कर रहे हैं, A भी नहीं है B भी नहीं है, दोनों साथ में A भी है, तो ये कोडोमिनेंस इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन ऑफ दिस पोस्टुलेट। ठीक है, लास्ट थर्ड पोस्टुलेट इज प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन। जब यहां पर कैपिटल T स्मॉल t आए थे तो क्या वो दोनों मिक्स हो गए थे एक साथ कैरेक्टर? नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पे कैपिटल T है, यहाँ पे स्मॉल t है। नेक्स्ट जनरेशन में दोनों ने इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका पार्टनर क्या कर रहा है, उसने सेग्रीगेशन अपने अपने तरीके से की। ये T अपनी जगह पे जा रहा है, ये T अपनी जगह पे जा रहा है ना? क्या उसने देखा कि मेरा वाला जो पार्टनर है वो जहाँ जा रहा है वहाँ मैं जाऊँ या वहाँ मैं नहीं जाऊँ? नहीं, वो फ्रीली सेग्रीगेट करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ उसका पार्टनर क्या कर रहा है या उसका पेयर क्या कर रहा है। तो when two pairs of unit factor present in a heterozygous condition, जब heterozygous condition में दो यूनिट फैक्टर प्रेजेंट है, कहाँ थे? प्रेजेंट इन heterozygous condition does not contaminate each other। मेंडल ने ये वर्ड यूज किया था, contaminate each other, मतलब एक दूसरे के साथ मर्ज भी नहीं हो जाते, एक दूसरे को इफेक्ट भी नहीं करते। इसको मेंडल ने एज अ कॉन्टामिनेट वर्ड से यूज किया। डज नॉट कॉन्टामिनेट ईच अदर इन एंटायर जनरेशन। आगे जाके कभी किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन सा टी किस टी के साथ था, अगर आप नीचे की जनरेशन में चेक करोगे तो ये टी इररिस्पेक्टिव इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेशन करेंगे अपने आसपास को देख के नहीं। These segregate during next generation in gamete formation. So gametes are always pure। वो किसी और के साथ contamination नहीं होता तो इसीलिए वो प्योर होता है, ऐसा ये कहना चाह रहा है। और प्लस ये यूनिवर्सल है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। सेग्रीगेशन हमेशा इंडिपेंडेंटली ही होती है, वो अपने बाजू वाला जो यूनिट फैक्टर है उसको देख के नहीं होती है। ठीक है, 3 पोस्टुलेट पढ़े हमने, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट फैक्टर, डोमिनेंस और सेग्रीगेशन। अब मैं आपको 1-2 क्वेश्चन कराती हूँ और देखो आपको आता है कि नहीं। एक क्वेश्चन करते हैं खाली, फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। अगर ये मैं ऐसा बोलूँ कैपिटल S स्मॉल है, कैपिटल B स्मॉल b, कैपिटल C स्मॉल c,
तो आपको बताना है इसके अंदर नंबर ऑफ गैमेट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ फिनोटाइप और नंबर ऑफ जीनोटाइप। क्या क्या होगा आपको बताना है। तो मैं आपको गैमेट्स तो आता ही होगा, मैंने बोला था 2 to the power n, ठीक है। फिनोटाइप इज 2 to the power n, जीनोटाइप इज 3 to the power n। ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं तो देख लो। वेयर n इज नंबर ऑफ हीटेरोजाइगस, है ना, ये मैं बोल चुकी हूँ। तो क्या है इसमें n की वैल्यू कितनी है, ये भी हीटेरोजाइगस है, ये भी हीटेरोजाइगस है, ये भी हीटेरोजाइगस है, तो 3 है। 2 to the power 3 यानी 8, 2 to the power 3 अगेन यानी 8, 3 to the power 3 27, ठीक है। अब ये कैसे आया, गैमेट्स फिनोटाइप देखते चलो। कैपिटल ए स्मॉल ए, फॉक लाइन मेथड से करेंगे। इसको क्रॉस करना है हमको कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ, दोनों को। सी को अभी थोड़ा होल्ड पे रखो। क्या हुआ, अब नहीं, सी को भी कर दो, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, कैपिटल सी स्मॉल सी, ठीक है। पहले ए अलग कर दिया, दोनों को बी के साथ करा और फिर चारों को सी के साथ करा। तो देखो क्या क्या कॉम्बिनेशन बनता है। कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, ये हो चुका है। कैपिटल ए स्मॉल, वापस करते देखो, कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, ठीक है। कितने गैमेट्स बने, 1 2 3 4 5 6 7 8, शाबाश। तो इतना सिर्फ याद रखो कि गैमेट्स कितने बने, हमने 4 हमने गैमेट्स 4 बोल रहे 8 हमने गैमेट्स बनाए। तो ऐसे और भी क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करना किसी भी मॉड्यूल से, किसी भी क्वेश्चन से। और नेक्स्ट लेक्चर में हम डाइहाइब्रिड क्रॉस के साथ चालू करेंगे। थोड़े बहुत 1-2 क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी मैं करवाऊंगी, ऐसे सिमिलर क्वेश्चंस। विद दिस आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।